आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला चैप्टर है भारत, स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो भारत का स्वरूप कैसा है, भारत किस कंडीशन में कहाँ पर स्थित है, किन अक्षांशों के बीच स्थित है, किन देशांतर कितने देशांतर पर है, ये सब का अध्ययन इन्हीं के अंतर्गत हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले बात आती है अक्षांश की। तो अक्षांश का अगर मतलब हमको पता नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं भारत का विस्तार कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच स्थित है। इसलिए सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में आज हम लोग पूर्ण चर्चा करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक पृथ्वी हम बना रहे हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होता है, दिशा का ज्ञान भी हम करवा दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और क्या है, वेस्ट है। नॉर्थ का मतलब उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण, ईस्ट का मतलब पूरब और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। तो हम अगर इस वृत्त को एक पृथ्वी मानेंगे तो ए वाला पोल होगा, इसको क्या बोलेंगे, या ईस्ट पूर्वी दिशा है इस पृथ्वी की और ये पश्चिमी दिशा है। और ऊपरी सिरे को क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और दक्षिणी सिरे क्या बोलेंगे, साउथ पोल। साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। इसकी दिशा है पूरब और इसकी ये दिशा है पश्चिम। तो इसकी परिभाषा अक्षांश रेखाएं उसे कहते हैं, वे रेखाएं, वे क्षैतिज रेखाएं जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं। वो रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाए उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा हम खींच दे रहे हैं क्षैतिज, एक रेखा यहाँ पर खींच दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये अक्षांश रेखा, ये भी है, ये भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये भी अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर मुख्य 3 अक्षांश रेखाएं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, अगर या 23.5 डिग्री पर हो, 23 सही 1/2 नॉर्थ पोल पर हो, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ये होती है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री पर करिया झुकी हुई हो, ये साउथ पोल पर हो, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ये होती है मकर रेखा। और जो मध्य में होती है इसको बोलते हैं भूमध्य या विषुवत रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा। और यह 0 डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। तो ये कोण का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे कि ये 23.5 डिग्री पर है या 0 डिग्री पर है या भी 23.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव की ओर है। इन कोणों के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, उससे पहले हम अक्षांश रेखाओं की परिभाषा लिख लेते हैं। तो अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर क्षैतिज तल पर, जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज तल पर खींची जाती है,
खींची जाती है। और ये रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। इसकी सीधी सी परिभाषा कि अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज तल पर खींची जाती हैं, वे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, पृथ्वी के मध्य से खींची गई काल्पनिक रेखा, पृथ्वी के मध्य से खींची गई काल्पनिक रेखा या पृथ्वी के मध्य से खींची गई अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री पर झुकी हो, उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के मध्य से, इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। फिर बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा भी एक प्रकार की अक्षांश रेखा है जो उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर खींची जाती है। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री है या 0 डिग्री है। उसी प्रकार मकर रेखा जो होती है, मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा, दक्षिणी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। तो अगर हमको बताना रहे कर्क रेखा किसे कहते हैं तो इसके बारे में बताएंगे। उत्तरी ध्रुव की ओर, या उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। और मकर रेखा की बात करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को समझने के लिए एक गेंद हम लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस गेंद का जो ये वाली रेखा जो है, इसको क्या बोलेंगे? ये भूमध्य रेखा है और ये है कर्क रेखा और इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और इसका ध्रुव जो है, इसका ध्रुव यहाँ पर है, यही पृथ्वी मान लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल है। और इस साइड वाला जो ध्रुव है इसको बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव है और ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है। तो जो ये रेखाएं होती हैं, हम देख रहे हैं एक वृत्ताकार मार्ग पर ही बनती हैं, एक वृत्ताकार मार्ग ही बनाती हैं। जैसे देखिए, अब इस पृथ्वी को हम ऐसे इस ध्रुव को एकदम सीधा सीधे से कर लेते हैं। तो जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा यही वाली है, ये कर्क रेखा है। फिर थोड़ा सा झुकाएंगे इसको, ये भूमध्य रेखा दिखेगी। फिर और थोड़ा झुकाएंगे, ये मकर रेखा दिखेगी। तो अर्थात जो कर्क रेखाएं या अक्षांश रेखाएं जो भी होती हैं, अक्षांश रेखाएं हमेशा एक वृत्ताकार मार्ग बनाती हैं, ना कि एक सीधी रेखा, एक वृत्ताकार मार्ग ही बनाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है? एक वृत्ताकार मार्ग ही बना रही है। तो इसे को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, इसका सीधे हम यहाँ पर खींच दिए हैं, इसका मतलब नहीं है कि ये रेखाएं एक सीधी है, बल्कि ये रेखाएं पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ एक वृत्ताकार मार्ग बनाती है या वृत्ताकार पथ पर ही खींची जाती हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये 23.5 डिग्री है तो क्यों है, और 23.5 डिग्री है तो क्यों है। तो अक्षांश रेखाओं के झुकाव का निर्धारण हम कर लेते हैं। आइए इसका निर्धारण करते हैं कैसे। ये होता है अक्षांश रेखाओं के, हेडिंग डाल लेते हैं, अक्षांश रेखाओं के झुकाव का निर्धारण, झुकाव का निर्धारण अक्षांश रेखाएं एक अंश के अंतराल पर खींची जाती हैं। पहला नियम इसका ये है, अक्षांश रेखाएं जो होती है एक अंश के अंतराल पर या 1 डिग्री के अंतराल पर
खींची जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो सबसे पहले एक पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी हमारी बन गई है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यह ईस्ट है और ये क्या है, ये वेस्ट है। अभी हम बताए थे कि जो ये गेंद है, गेंद का जो ये वाला बिंदु है इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। और ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। तो इस गेंद के बीच का इस गेंद को अगर हम काटेंगे तो इसके बीच का एक पार्ट ऐसा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसको काट कर अलग कर देंगे तो यह अर्धगोला बनेगा। अर्धगोले का मध्य बिंदु उसका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो पृथ्वी का भी केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, पृथ्वी का केंद्र यहाँ कहीं न कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा ऐसे खींच लेंगे, एक रेखा ऐसे खींच लेंगे क्षैतिज तल में, एक रेखा ऐसे खींच लेंगे। एक रेखा अगर खींच लिए तो जैसे 23.5 डिग्री की जो ये कर्क रेखा है, तो 23.5 डिग्री इसको कर्क रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं 23.5 अंश का कोण बनाते हैं, 23.5 अंश का कोण बनाते हैं। और यहाँ से देखिए 23.5 अंश का कोण बनाते हुए हम एक क्या करते हैं, एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो पृथ्वी के तल पर कहीं न कहीं मिलती है। ऐसे 23.5 डिग्री ऐसे एक कोण बनाते हैं तो पृथ्वी के तल पर कहीं, बाहरी तल पर कहीं न कहीं यहाँ पर मिलती है। यद्यपि ये काल्पनिक रेखा होती है। तो फिर क्या करते हैं, जहाँ पर ये मिलती है, जहाँ पर ये बिंदु हमको प्राप्त होता है पृथ्वी का, तो इस बिंदु से हम पूरब और पश्चिमी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। पूरब और पश्चिमी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ऐसे हम खींच दिए, ऐसे खींच दिए। तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। तो यही जो रेखा होगी ये 23.5 डिग्री की होगी, 23 सही 1/2 अंश की होगी। उसी प्रकार अगर इधर खींचना 23.5 डिग्री तो यहाँ से 23.5 अंश का कोण बनाएंगे, एक रेखा खींच देंगे ऐसे, 23 सही 1/2 खींचेंगे। तो जो यहाँ से अगर एक कोण हम खींचेंगे, वाला कोण जो होगा 23.5 होगा। फिर यहाँ से ये जो बिंदु प्राप्त होगा, एक क्षैतिज रेखा ऐसे हम खींच देंगे। तो ये रेखा जो होगी कितना होगी, 23.5 डिग्री होगी। इसीलिए कहते हैं ये रेखा 23.5 डिग्री पर है, ये भी 23.5 डिग्री पर है। उसी प्रकार अगर हम एक अंश पर मान लें, जैसे यहाँ से हम एक अंश का कोण बना लें, अलग समझा देते हैं इसको, एक पृथ्वी बनाकर, पृथ्वी का केंद्र है ये। फिर अगर हम इसी को ऐसे मिला दें, अगर हम यहाँ पर एक अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच दें, जैसे यह कितना है, एक अंश का, तो यह एक अंश अक्षांश रेखा हो जाएगी ऐसे। फिर हम 2 अंश का बनाएंगे इसे, अगर हम 2 अंश का बनाएंगे फिर 2 अंश अक्षांश होगी। फिर अगर हम 3 अंश बनाएंगे, 3 अंश, तो 3 अंश अक्षांश होगी। फिर 4 अंश का बनाएंगे, फिर 4 अंश अक्षांश होगी, ये 4 अंश अक्षांश होगी। जैसे यह क्या है, यह 1 अंश अक्षांश है, ये 2 अंश अक्षांश है, 3 अंश अक्षांश है, ये 4 अंश अक्षांश है। उसी प्रकार इधर भी खींचा जा सकता है। यह 1 अंश अक्षांश की रेखा 1 डिग्री कोण बनाएंगे, फिर इसे सीधी रेखा खींच देंगे तो 1 अंश अक्षांश रेखा होगी। जैसे यहाँ पर 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश। फिर 2 अंश खींचेंगे इधर, यहाँ से 2 अंश बनाएंगे, इस रेखा से 2 अंश बनाएंगे, 2 अंश अक्षांश रेखा होगी। उसी प्रकार से अगर हम सीधे हम यहाँ पर लिखे भी हैं, अक्षांश रेखाएं 1 अंश के अंतराल पर खींची जाती है। 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, इसी प्रकार से 60, 70, 80। फिर ये सीधा हो जाएगा। जब 90 अंश का खींचेंगे तो रेखा एकदम सीधी हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 90 अंश का ये सीधी रेखा हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो ये वाला बिंदु प्राप्त होगा, ये अक्षांश रेखा का एक बिंदु होगा केवल। और उसी प्रकार से
ऐसे इधर खींचते जाएंगे ढेर सारी रेखाएं, 90 तक खींचेंगे तो जो 90 अंश अक्षांश वाली रेखा होगी वह केवल एक बिंदु होगी, और इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो इस प्रकार अक्षांश रेखाएं हम जानते हैं एक अंश के अंतराल पर खींची जाती हैं। अगर एक अंश के अंतराल पर खींची जाती हैं तो 90 अंश का कोण इधर बन रहा है, तो अर्थात 90 अक्षांश रेखाएं इधर भी हो जाएंगी, फिर 90 अक्षांश रेखाएं इधर भी हो जाएंगी। उत्तरी ध्रुव की ओर भी 90 अक्षांश रेखाएं होंगी और दक्षिणी ध्रुव की ओर 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, कुल अक्षांश रेखाएं जो होंगी 90 उत्तरी ध्रुव की ओर प्लस 90 दक्षिणी ध्रुव की ओर। और ध्यान रहे एक रेखा और छूट रही है 90, तो देखेंगे इसके ऊपर 90 है, फिर इसके इधर 90 है, बीच की एक रेखा जो भूमध्य, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, उसको अगर हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगी 181 अक्षांश रेखाएं, 181 अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के अध्ययन से यहाँ पर एक निष्कर्ष और निकलता है, जैसे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होगी देखेंगे भूमध्य रेखा होगी, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होगी, और सबसे छोटी अक्षांश रेखा उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर बिंदु अक्षांश रेखाएं होंगी। यहाँ पर एक बिंदु ही बनेगा ना, तो जो बिंदु होगा उत्तरी व दक्षिण ध्रुव की ओर बिंदु अक्षांश रेखाएं ही क्या सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा और सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर बिंदु अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे यहाँ पर रेखाएं खींचेंगे तो एक बिंदु प्राप्त होगा और यहाँ भी एक बिंदु प्राप्त होगा, और उसके इधर अगर हम बढ़ते जाएंगे भूमध्य रेखा की ओर, अगर हम दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ें तो अक्षांश रेखाओं का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। तो नोट करेंगे और ध्यान में ये भी रखें कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। जैसे हम एक पृथ्वी बना रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा मान लेते हैं। यह ईस्ट है, यह वेस्ट है, यह नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। तो यह 23.5 डिग्री पर होगा, यह भी 23.5 डिग्री पर होगा। ये क्या है, एक कर्क रेखा है, और जो ए है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम एक रेखा खींच देते हैं, ये कितना है, 1 अंश अक्षांश, ये 0 अंश अक्षांश है, या 0 अंश अक्षांश है, या 1 अंश अक्षांश है। फिर हम यहाँ पर खींच देते हैं एक रेखा और, ये क्या है, 2 अंश अक्षांश है, ये 2 अंश अक्षांश है। तो इसके बीच की दूरी, ध्यान दें, इसके बीच की जो दूरी होती है प्रत्येक स्थान पर, इसके बीच की जो दूरी होती है यह होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। क्रमशः दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, अर्थात प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। दूसरा नंबर है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, रेखाएं ना होकर क्या हैं, एक वृत्त हैं। रेखाएं ना होकर क्या है, एक वृत्त हैं। तीसरा पॉइंट इसका है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, जो सूर्य की सीधी किरणें होती हैं, सूर्य की सीधी किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, जैसे भूमध्य रेखा है, सूर्य की किरणें पहले इधर से जाएंगी कर्क रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, फिर उसके बाद कर्क रेखा से पुनः भूमध्य रेखा, पुनः यहाँ से वापस आ जाएंगी। ऐसे गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है,
यहाँ से गई कर्क रेखा, फिर कर्क रेखा से आ जाएगी भूमध्य रेखा पर, फिर भूमध्य रेखा से आ जाएगी मकर रेखा पर, ये आ जाएगी मकर रेखा पर, फिर मकर रेखा से पुनः आ जाएगी किस पर, भूमध्य रेखा पर। यह जो प्रक्रम है 1 वर्ष तक पूरा चलता रहता है। जैसे यह प्रक्रम 1 वर्ष तक पूरा चलता रहता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा तक जाएंगी, फिर कर्क रेखा से पुनः भूमध्य रेखा की ओर वापस आएंगी, फिर भूमध्य रेखा से फिर मकर रेखा की ओर वापस आएंगी, और मकर रेखा से पुनः भूमध्य रेखा की ओर आएंगी, और इतने समय में ही 1 वर्ष पूरा व्यतीत हो जाता है। और यहाँ पर इसके मकर रेखा के और दक्षिण जाएंगे तो यहाँ पर जो है कि सूर्य की किरणें ना के बराबर पहुँचती हैं, पहुँचती तो है लेकिन लगभग ना के बराबर पहुँचती हैं। इसी कारण यहाँ पर हमेशा बर्फ़ ढकी रहती है, और उसी प्रकार यहाँ भी उत्तरी ध्रुव पर भी बर्फ़ ढकी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें कभी पहुँच ही नहीं पाती है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और यहाँ भी बर्फ़ जमी रहती है। और ये वाला क्षेत्र जो होता है, यहाँ तक सूर्य की किरणें वर्ष भर में हमेशा आवागमन करती रहती हैं। और जो सूर्य की किरणें होती हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट होती हैं भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से मकर रेखा, फिर मकर रेखा से भूमध्य रेखा, इस प्रकार का जो इसका विचलन होता है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। और हम ये भी जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, अर्थात कर्क रेखा यहाँ पर है तो भारत यहाँ कहीं पर ऐसे है, भारत यहाँ कहीं पर ऐसे है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है, इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर महीने में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और भारत में जून में, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर महीने में, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर महीने में, और भारत में जो है जून में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और भारत में इसीलिए जून महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में, जब भारत में दिसंबर में ठंडी पड़ती है तो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में जो होता क्या होता है, गर्मी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।